So in the last lecture, we have studied the theory of acid and base. Different टाइप की theory of acid base हमने study किया. नंबर फर्स्ट था आर्रेनियस थ्योरी ऑफ एसिड बेस. इसमें जो भी सब्सटेंस H पॉजिटिव क्या करते हैं, डोनेट करते हैं या H पॉजिटिव कंटेन किए रहते हैं, वो आपके एसिड होते हैं, राइट. ये आर्रेनियस की थ्योरी थी. और जिसके पास OH रहते हैं या OH देते हैं इन द एक्वस सॉल्यूशन, वो आपके बेस होते हैं. फिर हमने सेकेंड थ्योरी स्टडी किया, लॉरी ब्रोस्टेन थ्योरी या ब्रोस्टेन लॉरी थ्योरी. इसका आगे पीछे नाम चेंज होता रहता है, इसका आप ध्यान रखना. ब्रोस्टेन लॉरी और लॉरी ब्रोस्टेन. ओके, थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस. इसमें क्या होता है, डोनेट प्रोटॉन टू एनी सब्सटेंस, मींस ये H पॉजिटिव देता है किसी दूसरे सब्सटेंस को या जस्ट देता है. ओके, तो इन एक सॉल्यूशन. ओके, तो पहली बात क्या है, H पॉजिटिव का देना, तो वो एसिड हो गए. बेस किसको बोला, जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं वो बेस हो गए. इसने कहीं पर OH नेगेटिव की बात नहीं की. ओके, तो ब्रोस्टेन लॉरी ने कहीं पर OH नेगेटिव की बात नहीं की, ये बात याद रखना. ओके, नाउ थर्ड वन स्टार्ट होता है, दैट इज लुईस एसिड एंड बेस. लुईस एसिड बेस थ्योरी में क्या होता है कि जिनके पास लोन पेयर रहते हैं या लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो आपके एसिड है. या जो लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकते, लोन पेयर डोनेट करते हैं, लोन पेयर एक्सेप्टर एंड लोन पेयर डोनर. लोन पेयर एक्सेप्टर आपके एसिड है, लोन पेयर डोनर आपके बेस हैं. ओके, जिनके पास लोन पेयर नहीं है, ना वो एक्सेप्ट कर सकते हैं ना डोनेट कर सकते हैं, वो आपके एसिड बेस की कैटेगरी में नहीं आते. फिर हमने स्टडी किया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, एसिड बेस जब रिएक्शन करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे तो कुछ हीट निकलती है. हीट डिपेंड करती है H प्लस और OH नेगेटिव पर. ओके, ना ये रिएक्शन लिखी थी हमने कि यहाँ पर एसिड और बेस रिएक्शन करके वाटर फॉर्म करते हैं एंड सॉल्ट फॉर्म करते हैं. फिर हमने कुछ मोल कंसेप्ट वाली चीज देखी कि 1 मोल ऑफ H2SO4 कंप्लीटली न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 मोल ऑफ NaOH चाहिए, बिकॉज NaOH के पास 1 मोल ऑफ NaOH के पास 1 मोल ऑफ OH होते हैं, बट 1 मोल ऑफ H2SO4 के पास 2 मोल ऑफ H आयंस होते हैं. क्लियर है, ये बात समझ में आ रहा है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ. यहाँ पर जो चीजें, यहाँ पर कितने हैं, 1 मोल ऑफ OH, यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव. ओके, तो इस केस को हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस को हमको बैलेंस करने के लिए हमको इसमें 2 का मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा, तब तो ये 2 और 2 बैलेंस होंगे, बिकॉज 1 H पॉजिटिव और 1 OH नेगेटिव मिलकर के वाटर फॉर्म करते हैं. तो इस चीज को बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, OH नेगेटिव वाले पार्ट में 2 से मल्टीप्लाइड करना पड़ेगा. बेसिकली OH नेगेटिव वाला पार्ट ये है, तो हम क्या बोल सकते हैं, जो आपका NaOH होता है, NaOH के 2 मोल्स चाहिए होंगे हमको, राइट. क्लियर है, जब NaOH के 2 मोल चाहिए होंगे तो हम क्या बोल सकते हैं, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ मोल ऑफ H2SO4 चाहिए. बट हाफ मोल नाम की कोई चीज होती, हाफ मोल हो सकता है बट हाफ मॉलिक्यूल नहीं होता. ओके, सो बेसिकली हम कह सकते हैं यहाँ से 1 इक्विवेलेंट ऑफ NaOH इज इक्वल टू द 1 इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4. बट 1 इक्विवेलेंट H2SO4 का क्या होता है, 1 equivalent of H2SO4 is equal to the half moles of H2SO4, right? So ये हमने कंक्लूजन निकाला था कि एसिड और बेस ऑलवेज रिएक्ट देयर इक्विवेलेंट रेशियो. ये एसिड और बेस हमेशा इक्विवेलेंट रेशियो में रिएक्शन करते हैं. ये सारी चीजें हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. फिर कुछ मोलैरिटी का कॉन्सेप्ट था. मोलैरिटी नथिंग बट दैट इज concentration form. Concentration means number of moles of solute. यहाँ पर solute के moles होंगे in a particular volume of solution के volume. ओके, ना वो solution आपको लीटर में लेना है, ये बात याद रखना है. अगर ml में लेते हैं तो आपका concentration ml के फॉर्म में आएगा, बट concentration आपको मोलरिटी तभी होगी जब यहाँ पर आप लीटर में लिखोगे. बेसिकली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ solution. यहाँ पर कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं, कैसे निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल हम निकालते हैं. जैसे हमने क्या किया, वाटर और शुगर को मिक्स करके क्या बनाया बेटा, शरबत बनाया, राइट. क्लियर है ना. लेट्स से वी से दैट सर्व जो आपका शरबत बना है इसका वॉल्यूम 1 लीटर है, राइट. एक गिलास शरबत मीन्स 1 लीटर शरबत. ओके, ना ऐसा बोलेंगे अपने इस एक गिलास शरबत बनाने के लिए शुगर कितना डाला था, तो हम बोल सकते हैं शुगर के 2 स्पून डाले थे. अब 2 स्पून में कितने मोल्स थे उसके, लेट से हम बोल देते हैं 2 स्पून में जो मोल्स होते हैं, मोल्स कैसे निकालोगे 2 स्पून के, पहले तो 2 स्पून का वेट निकालोगे, राइट. वेट निकालने के बाद इसके मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाइड करके इसके मोल आ जाएंगे. क्लियर है ना. तो दैट मोल अपॉन
दिस 1 लीटर, ये हम बोलेंगे इसका कंसंट्रेशन, जो आपने शरबत बनाया उसका कंसंट्रेशन इतना है। समझ गए? क्लियर है? नाउ यस तो हो गई बेसिक सी थिंग्स। ओके, नाउ इसको आपको और कैलकुलेशन फॉर्म बनाने के लिए आपको नॉर्मलिटी में यूज करना पड़ता है। कैलकुलेशन मीन्स आपको थोड़ा अलग से कैलकुलेशन करने के लिए आपको नॉर्मलिटी यूज करनी पड़ती है। मोलरिटी स्टैंडर्ड फॉर्मेट पहले आप मोलरिटी में यूज करते थे, बट अभी ज्यादातर क्वेश्चन आपके नॉर्मलिटी में आते हैं। बट हाँ, मोलरिटी में भी आ सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, मोलरिटी और नॉर्मलिटी का कन्वर्जन देख लेते हैं कि कहीं पर भी किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ जाए, बट आपसे रॉन्ग नहीं होना चाहिए। तो मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम। ओके, इसको हमने शॉर्ट में लिखा m इज इक्वल टू एन बाई वी। m मीन्स मोलरिटी है, n मीन्स नंबर ऑफ मोल्स है, v मीन्स वॉल्यूम है। इसको हम लोग ml में कन्वर्ट करने के लिए हमने इस तरीके से लिख दिया। अभी ml में कन्वर्ट हो गया, ये फॉर्मूला हम लोग बना सकते हैं। राइट, समझ में आया? क्लियर है? यस नाउ सर। तो ये आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया। यहाँ पर इस फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है। नाउ व्हाट अबाउट द नॉर्मलिटी? नॉर्मलिटी इज नथिंग दैट द नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर सिर्फ इक्विवेलेंट आ जाते हैं। इक्विवेलेंट क्या है? सिर्फ लाइक मोल्स ही है इक्विवेलेंट, बट वो क्या होती है? इन द फॉर्म ऑफ इक्विवेलेंट वेट के फॉर्म में होती है। राइट, अब इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए मैंने आपका फॉर्मूला बताया था। इक्विवेलेंट क्या है? ये आपका फॉर्मूला होगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट करना पड़ता है। वेट कैसे आता है और इक्विवेलेंट वेट कैसे आता है? वेट आपको गिवन रहेगा, दैट वेट आपको गिवन रहेगा। आपको 2 स्पून गिवन था ना, 2 स्पून चीनी गिवन थी नहीं, 2 स्पून आपको वेट गिवन रहेगा। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आप क्या करोगे? इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए जो इसका मॉलिक्यूलर वेट रहता है, उस मॉलिक्यूलर वेट में आपको क्या करना पड़ता है? या तो एसिडिटी या बेसिसिटी से डिवाइड करना पड़ता है। अगर वो एसिड है तो उसके नंबर ऑफ एच आयन से, अगर वो बेस है तो नंबर ऑफ ओ एच आयन से डिवाइड करते हैं, तो वो आपका इक्विवेलेंट वेट बन जाता है। बात समझ में आया ऑल ऑफ यू? ओके, इक्विवेलेंट, वेरी गुड। ओके, तो इस फॉर्मूले से आपने निकाला, आपका ये नंबर आया। नाउ यहाँ पर आपने, हमने लास्ट क्लास में देखा था, इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? मॉलिक्यूलर वेट ऊपर जेड फैक्टर। जेड फैक्टर हमने बता दिया था। और लास्ट क्लास में हमने जेड फैक्टर की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी देखी थी कि सॉल्ट होता है तो किस तरीके से करते हैं, राइट, आयंस होता है तो किस तरीके से करते हैं, और रिडॉक्स रिएक्शन होती है तो किस तरीके से करते हैं। राइट ना? बोलो यस और नो। ये सारी कैटेगरीज हमने स्टडी किया था इनका लास्ट लेक्चर में। नाउ आज हम कुछ इसी को आगे कंटिन्यूशन करेंगे, बट आपको ध्यान से समझना है, समझते जाना। ओके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आई थिंक आप लोग समझ गए अच्छे से। अगर मैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को इस तरीके से लिखूं, लेट्स राइट डाउन द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग कैसे लिखेंगे? एसिड प्लस बेस, बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर, सॉल्ट प्लस वाटर, एंड डोंट फॉरगेट टू द हीट। हीट को आपको नहीं बोलना है, समझ गए बेटा? ओके, दैट यस सर, इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल लिखना है, दैट इज HCl प्लस प्लस NaOH, NaOH इज इक्वल टू NaCl NaCl प्लस प्लस वाटर H2O प्लस हीट। प्लस हीट। हीट कितनी निकलती है? जस्ट वेट करो, मैं बताता हूँ हीट कितनी निकलती है। अगर हम बात करेंगे फॉर H2SO4, H2SO4 व्हेन रिएक्टेड विद NaOH, कोई भी बेस ले सकते हैं, बट यहाँ पर मैं NaOH ले रहा हूँ। चलो, NaOH नहीं लेना है, हम ले लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ओके, इस केस में आपका सॉल्ट बनेगा CaSO4 प्लस प्लस H2O वाटर प्लस हीट। प्लस हीट। ओके, नाउ टेल मी HNO3 और मैंने लिया KOH, इस केस में क्या कंपाउंड बनेगा? KNO3 KNO3 प्लस वाटर प्लस हीट। H2O प्लस हीट। वेरी गुड। ओके, सो आई थिंक ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। ओके, सर यस, हीट मतलब हम, मतलब वो ऑब्जर्व नहीं कर सकते ना, सिर्फ टेम्परेचर हीट फील होगा रिएक्शन के हीट बाद। हीट हीट कैसे ऑब्जर्व करना? तुम बताओ कैसे ऑब्जर्व करोगे हीट? क्या ऑब्जर्व करना है हीट? हीट जब आप घर में खाना बनाते हो तवे पर,
तो क्या हीट देखते हो क्या? बट रोटी सिक जाती है, राइट? जबकि यस। चपाती होती है। तो हीट को कैसे ऑब्जर्व करें? वैसे तो फील किया जाता है ना हीट को, कभी गर्म हाँ करना और हाथ रखना उसमें, जब हाथ में गर्म लगेगा तभी तो आप हीट फील करोगे। सेम हाँ, चीज मतलब टेम्परेचर से फील कर। टेम्परेचर हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी हो सकती है, किसी भी टाइप का, मतलब हीट मींस यहाँ पर हम लोग हीट बोल सकते हैं, बट बेसिकली एनर्जी होती है। एनर्जी हम लिखना चाहिए, करेक्ट फॉर्मेशन एनर्जी होना चाहिए। बट इस रिएक्शन में आपको हीट फील होती है, इसलिए हमने हीट लिखा। जब भी एसिड बेस रिएक्शन करेंगे आपको हीट फील होगा। समझ में आया? यस सर। ओके। अच्छा, लास्ट लेक्चर ओपन नहीं हो रहा, आई विल सेंड, मैं ये लेक्चर अपडेट कर दूंगा, लास्ट लेक्चर भी आपका अपडेट हो जाएगा। ओके। नाउ अगर हम बोले व्हाट इज द हीट एंड व्हाट इज हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है? चलिए मैं वो बताता हूँ। जो ये हीट है ना आपका, ये क्या है? जस्ट अ सेकंड, वेट करो। ओके, हीट ऑफ neutralization. Now, heat of neutralization basically the amount of heat liberated when one equivalent of acid react with one equivalent of base. क्या होता है बेटा? One equivalent of acid plus one equivalent of base जब आपस में रिएक्शन करते हैं, वन इक्विवेलेंट ऑफ एसिड प्लस वन इक्विवेलेंट ऑफ बेस रिएक्शन करेंगे, तो आपका क्या बनेगा बेटा? सॉल्ट, राइट, प्लस वाटर बनेगा, प्लस हीट लिबरेट होगी, राइट? सो दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। समझ गए? क्लियर हुआ? हीट लिबरेटेड आप ऐसा नहीं ले सकते कि कितना भी मैंने एसिड ले लिया और कितना भी बेस ले लिया, नहीं, वो हम मानेंगे ही नहीं, वो होता ही नहीं है। न्यूट्रलाइजेशन निकालने के लिए क्या होता है? दोनों चीजें बराबर होना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं, एक तरफ मैंने क्या कर दिया, छोटा सा बच्चा खड़ा कर दिया, एक तरफ मैंने खली को खड़ा कर दिया। अब बोलो, आप रिजल्ट बताओ कौन जीतेगा? तो नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। आपको क्या करना पड़ेगा? या तो दोनों तरफ खली जैसा कोई बड़ा ताकतवर इंसान खड़ा होना चाहिए, या तो फिर इस छोटे से बच्चे के जैसा कोई इंसान खड़ा होना चाहिए। मीन्स दोनों इक्विवेलेंट होना चाहिए। बात समझ में आया मेरा? यस सर। ओके। बेसिकली कहने का मतलब ये है, अगर इससे जितने नंबर ऑफ एच पॉजिटिव निकलते हैं उतने ही नंबर ऑफ OH नेगेटिव इससे निकलेंगे, तब तो ये सही रिएक्शन है। जितना हीट निकलेगा हम बोल लेंगे वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन है। हमने बोला नहीं, इससे 2H निकलते हैं, इससे 1H निकलते हैं, तो ये तो मानेगा नहीं ना, ये तो होगा नहीं ना। समझ गए मेरी बात? इसको भी आपको 2 करना पड़ेगा, या फिर सही तरीके ये है, दोनों को 1 1 रखना है आपको। ओके। अगर इसके 2 निकलते हैं तो इसको हाफ लेना है। समझ गए? बात समझ में आया? क्लियर यस हुआ? सर। सो दैट इज द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ओके। नाउ अभी एक्चुअल वैल्यू में अगर हम बात करें, फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन एक फिक्स वैल्यू होती है। क्या होती है बेटा? फिक्स फिक्स्ड वैल्यू। वैल्यू। फिक्स वैल्यू। फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, जब ये दोनों का रिएक्शन होगा, द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हैज सेम वैल्यू या फिक्स वैल्यू, दैट इज 13.6 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। इज दैट क्लियर? यस। ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये है, सिंस एसिड और बेस इन्वॉल्व होना चाहिए इन कंप्लीट आयनाइजेशन, ब्रैकेट में लिख लेना, सिंस acid and base that involve
in complete ionization, right? Sir, Complete what is ionization? ionization means complete ionization. The ionization means when एसिड को आप एक्वस सॉल्यूशन में ऐड करते हो या एसिड को आप वाटर में ऐड करते हो, when acid added to the water that dissociate into ions, right? I think मैंने बताया है ये चीज. Yes. ओके, अच्छा, एक्वस सॉल्यूशन में या वाटर में ऐड करने से कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाना, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन, राइट? ओके, Yes. स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए हमने वैल्यू लिखा था ग्रेटर देन 30%, राइट? और Yes. वीक एसिड के लिए Yes. हमने लिखा था लेस देन 30%. याद आया कुछ? Yes. Sir. ओके, Sir. दैट इज यस, दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन. बोलो, एनी डाउट? No, No, sir. sir. ओके, सो अभी हम लोग एग्जाम्पल लिख रहा हूँ. एग्जाम्पल है आपका, एक स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है? HCl. एंड NaOH इज आल्सो स्ट्रॉन्ग बेस. कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दिस एसिड? आप नेम बताओ. Hydrochloric acid and sodium hydroxide. वेरी गुड. हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस हीट निकलेगी ना. Yes, sir. इस हीट की जो वैल्यू होती है दैट इज 13.7 किलो कैलोरी पर मोल. समझ में आया? पर मोल का मतलब है यहाँ पर एक एक मोल लिया है. समझे मेरे बच्चे, ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ये पर मोल का मतलब है 1 मोल. पर मीन्स 1 होता है ना. Yes, sir. ओके, So, तो यहाँ पर sir, 1 HCl in one. अभी strong acid हो. सॉरी, Sir, if HCl is weight of HCl is 1 mole and NaOH is also 1 mole. So, 13.7 will be answer of heat, right? Or यस. will it be twice of? नो, अगर हमने यहाँ पर 2 ले लिया, ये 2 ले लिया, तो ये ट्वाइस हो जाएगा बिकॉज ये फिर आपका पर मोल नहीं आएगा, फिर 2 मोल आएगा मुझे लगा कि 2 + 2 4 ऐसे. ना. ऐसा कुछ नहीं है. ओके, बिकॉज ये 1 मोल के लिए आया ना, फिर आपने 2 मोल लिया ना. क्लियर है ना? पहले Yes, sir. आपका 1 मोल के लिए आया ना. जब आप 2 मोल लोगे तो वो 2 मोल के लिए आएगा. बट एक बात याद रखना, ये हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फिक्स होने वाला है. नॉट ओनली दीज एसिड, कोई भी एसिड लेते हैं बट वो पर मोल एसिड होना चाहिए. समझ गए? मेरी बात समझे? चलो वही Yes, बताता हूँ sir. मैं और आपको सर कंफर्म. मतलब अगर हमने वहाँ 26.40 kcal per mole. 26 पॉइंट 14 kcal per mole. तो यही करेक्ट होगा. बेसिकली देखो मेरी बात. किसी भी रिएक्शन में, किसी भी न्यूट्रलाइजेशन में, रिएक्शन में इतने से ज्यादा हीट निकलती नहीं है. अगर इनमें से कोई सा भी वीक हो गया, चाहे ये वाला वीक हो जाए या ये वाला वीक हो जाए, आपकी हीट इससे कम होगी ऑलवेज. बात समझ में आया? मतलब वो 2 को 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा और बाद में वो 0 रहेगा और जो हीट निकले वो सेम रहेगी. हाँ, 2 को 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा. आप ऐसे समझो बेटा, अगर आपको नहीं समझ में आता है, वाटर मॉलिक्यूल कितना है यहाँ पर? वाटर मॉलिक्यूल बनाना होता है आपको, जितना आपको 1 वाटर मॉलिक्यूल बनाना होता है, 1 वाटर मॉलिक्यूल बनेगा तो आपको 13.7 किलो कैलोरी निकलेगा. चलो समझो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिया यहाँ पर, देखना जैसे मैंने लिखा यहाँ पर H2SO4 प्लस NaOH, इसमें रिएक्शन करेंगे आपका क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस H2O. H2O प्लस हीट निकलेगी. बट आप मुझे बताओ, यहाँ पर हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पर 2H2 बनेगा. यस सर. अभी हो गया रिएक्शन. अभी इस रिएक्शन को आपको बनाना पड़ेगा. इस रिएक्शन को आप क्या करोगे?
हाफ H2SO4 करोगे प्लस 1 NaOH करोगे, तब आपका रिएक्शन आ जाएगा हाफ ऑफ Na2SO4 प्लस 1 H2O। H2 एंड हीट आपकी 13.7 किलो कैलोरी पर मोल। बात समझ में आया सबको? Yes sir। But sir, H2SO4 and NaOH are not equal, means equivalent means. H2SO4 एंड NaOH Half, इक्विवेलेंट। क्योंकि सर इक्विवेलेंट H2SO हाफ है ना और NaOH 1। इक्विवेलेंट नहीं है, क्या बात कर रहे हो? इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? Weight upon equivalent. नो, इक्विवेलेंट हम लोग किसका देखते हैं? इक्विवेलेंट हम लोग देखते हैं, ये वन इक्विवेलेंट निकालना है। इक्विवेलेंट हम लोग देखते हैं इसके एच आयन। ये अभी सोचो 1 H2SO4 कितने नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस करेगा? 2 नंबर ऑफ एच आयन, राइट? Yeah, अगर मैंने हाफ H2SO4 ले लिया तो कितने नंबर ऑफ एच आयन प्रोड्यूस करेगा? 1. 1 एच आयन। और आपको 1 एच आयन ही तो चाहिए, बिकॉज आपका 1 OH आयन है ना यहाँ पर। तो 1 एच आयन Yes और sir. 1 OH आयन, तब ये दोनों इक्विवेलेंट हुए ना कि ये। आई बात समझ में? Yes sir. आप ये 2 लगा रहे, इसका मतलब ये खली खड़ा कर दिया ना इसके सामने, तब तो फिर तो उसका काम ही खत्म हो जाना है ना। समझे मेरी बात? आपको Yes वन sir. इक्विवेलेंट लेके चलना है। इक्विवेलेंट मींस आप H पॉजिटिव और OH नेगेटिव के हिसाब से काउंट करोगे, नॉट ओनली उसके नंबर से। किलो कैलोरी मतलब, यस। अच्छा, ये हीट की यूनिट है बेटा, दिस इज द यूनिट ऑफ हीट, राइट? किलो कैलोरी मींस, किलो मींस होता है 1000 और कैलोरी मींस जो आपकी कैलोरी बर्न होती है, जो कैलोरी होती है खाने में, कैलोरीज। राइट? कैलोरीज, वो आपकी कैलोरीज है। और पर मोल्स, मोल तो आई थिंक आप लोग जानते होंगे। यस सर। ओके, ये वही हीट की एनर्जी होती है ना, कैलोरीज में एनर्जी होती है ना। ओके, अभी बोलो हाँ सर सर। हीट को आपने एनर्जी बना दिया। अरे बेटा, एक्चुअली वो एनर्जी होती है, बट वो थोड़ा हमको हीट फील करता है, इसलिए हम लोग हीट लिखते हैं यहाँ पर। बात समझ में आया? ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग रेज करते हैं। ओके, ये सब बताने के लिए होता है, आपको वो सारी चीज दिमाग में रखना है। ओके, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं नोट्स में लिख दूंगा। ओके, बट बेसिकली आपको ये एग्जांपल याद रखना। ओके, क्लियर है? Yes, sir. ओके, ना अभी मैं बोल रहा हूँ, when the weak acid और weak base is involved in the reaction, weak acid हो या weak base हो, क्या बोला मैंने? ध्यान से सुनना। when weak acid and weak base involved in the reaction, मतलब मैंने बोला कोई भी वीक हो सकता है, चाहे एसिड भी हो या वीक, राइट? समझ में आया? यस सर। ओके, when weak acid or weak base that involve in the reaction the same amount of heat that utilize to ionize the acid or base to furnish the ion, कुछ amounts of heat, या हम बोल सकते हैं some amount of heat। okay, some amount of ये आपको जो लिखा मैंने यहाँ पर, ये वाला मुझे बताओ आप थोड़ा सा, ये वाला चीज अच्छा लगता है पतला वाले पेन से या मोटे वाले पेन से? बताओ कौन सा अच्छा लगता है? सर पतले वाले पेन से अच्छा लगता है। चलो उसी से लिखता हूँ। ओके, क्योंकि ये ज्यादा ही मोटा हो गया मुझे लग रहा है। ओके, ओके। सो जब आपका कोई भी वीक एसिड हो या वीक बेस हो इन्वॉल्व होता है इन द रिएक्शन में, तो जो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, वी कैन से दैट सम अमाउंट ऑफ एनर्जी बोल सकते हैं, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हम बोल सकते हैं हीट दैट यूटिलाइज टू ionize the acid or base।
समझ गए? दिस इज कॉल्ड दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ आयोनाइजेशन। बात समझ में आया? नहीं समझे? चलो मैं बताता हूँ फिर से। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, मैंने अपना स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लिया था, अभी मैंने वीक एसिड लिया, राइट? वीक एसिड लिया, समझना मेरी बात को, और स्ट्रॉन्ग बेस लिया। क्लियर है? वीक Yes, एसिड sir. एंड स्ट्रॉन्ग बेस। आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर बनेगा प्लस हीट होगी, राइट? सॉल्ट Yes, वाटर sir. हीट होगी ना? अभी देखो, यस सॉल्ट सर। भी है, वाटर भी है, हीट भी है, बट यहाँ पर वीक एसिड आपका क्या कंप्लीटली आयनाइज हो पाएगा? नहीं सर। नहीं ना। तो इस वीक एसिड को आपको क्या करना पड़ेगा? आयनाइज करना पड़ेगा। तो आयनाइज करने के लिए कुछ हीट की रिक्वायरमेंट होगी या यस कुछ सर। एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। दैट एनर्जी इज कॉल्ड हीट ऑफ आयनाइजेशन या एनर्जी ऑफ आयनाइजेशन। हीट को एनर्जी से समझना, एनर्जी ही आप एज्यूम करना, ओके? तो दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ आयनाइजेशन, ओके? सो मैं क्या लिख रहा हूँ? हीट ऑफ आयनाइजेशन। हीट ऑफ आयनाइजेशन कैसे निकालते हो? एक्चुअल में जो आपकी हीट थी बेटा, ये तो आपकी इतनी हीट थी, इसी हीट को कुछ आयनाइजेशन में यूज कर लेता है। तो एक्चुअली में जो आपकी हीट निकल रही थी 13.7 निकल रही थी हीट, राइट? कुछ आपका यहाँ पर आयनाइजेशन में यूज हो जाएगा, राइट? कुछ एनर्जी आपकी आयनाइजेशन में यूज होगी या नहीं होगी? Yes, sir. होगी सर। Yes, sir. तो कुछ एनर्जी आयनाइजेशन में यूज होगी, तो नेट जो हीट है वो थोड़ा सा कम हो जाएगी। नहीं समझे? जो नेट Yes, sir. हीट है, आप ऐसे लिख सकते हो, नेट हीट liberated is equal to heat of ionization, right? But sir, the heat of ionization will be given by us or the given by that. Heat of ionization will be, Means we need to give that energy or yes, हमको एनर्जी देना पड़ेगा किसी भी एसिड के लिए। ऐसे सोचो मेरी बात, आप एसिड के लिए रिएक्शन करा रहे हो बेस के साथ, आप इस बेस को आयनाइज, इस एसिड को आयनाइज कराने के लिए आपको एनर्जी देना पड़ेगा या नहीं? yes, राइट? अब एनर्जी आप एक्स्ट्रा एनर्जी ना दे करके, इस बेस को तो एनर्जी मिलना चाहिए चाहे कहीं से भी मिले, राइट? तो क्या होता है, जो इस रिएक्शन में एनर्जी बन रही होती है, यही एनर्जी वो यूटिलाइज कर लेता है। बात समझ में आया? yes, sir. मीन्स ओके, थोड़ा भी जो जो एनर्जी बनी होगी उसमें वो कर यस, लेगा हाँ। खत्म। तो बेसिकली ये वाली हीट कितनी थी आपकी? 13.7 थी। Yes, किसके लिए थी? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के लिए थी ना? yes, ओके। अभी आपने वीक एसिड डाल दिया, तो आपकी जो हीट ऑफ आयनाइजेशन है, कुछ हीट, कुछ एनर्जी आपकी इसमें लग जाएगी। यस सर, और उधर कम हो जाएगी, मतलब यस, 13.7 से डिक्रीज हो जाएगी। यस, 13.7 से आपकी डिक्रीज हो जाएगी, तो यही मैंने लिखा है यहाँ पर, 13.7 से मैंने डिक्रीज कर दिया, राइट? yes, sir. बात समझ में आया सबको? Yes, sir. वेरी गुड। ओके, अगर मुझे हीट ऑफ आयनाइजेशन निकालना होगा इस रिएक्शन से, तो कैसे निकालेंगे? हीट ऑफ आयनाइजेशन इज इक्वल टू 13.7 माइनस नेट हीट लिबरेटेड। लिबरेटेड। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई। यस। ओके, वेरी गुड।
चलिए अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एग्जांपल समझना है। वीक एसिड ले लिया आपने, ओके, एंड नेट हीट लिबरेटेड ले लिया। एग्जांपल इज दैट वीक एसिड क्या लेते हैं, फॉर एग्जांपल दैट इज H2CO3 एंड स्ट्रॉन्ग बेस दैट इज NaOH, राइट। जब NaOH स्ट्रॉन्ग बेस है एंड वीक एसिड है आपका, रिएक्शन करने के बाद आपका क्या बन रहा प्रोडक्ट, तो बताएगा क्या प्रोडक्ट बनेगा। सर NaCO3 NaCO3 एंड वाटर H2O. प्लस H2O. Carrier screen is not visible. चलिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से देखना। H2CO3 प्लस NaOH, Na2CO3 बनेगा प्लस H2O बनेगा। इस रिएक्शन को जब आप लिखोगे तो यहाँ पर हीट ऑफ लिबरेशन थोड़ा सा कम होगी, राइट। सर हम बोल सकते हैं हीट ऑफ लिबरेशन इस केस में 13.4 होती है, राइट। समझ में आया, अप्रोक्सीमेट 13.4 किलो कैलोरी पर मोल होगी, राइट। क्या आप यहाँ से हीट ऑफ आयनाइजेशन निकाल सकते हो, No, sir. यस सर कैसे It's निकलेगा। 13.7 minus 0.3 13.4. kilocalorie. 13.7 माइनस 13.4 इज इक्वल टू 0.3 3 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। इसी समझ में आया। यस सर 300 Yes, sir. calorie per mole. ओके, अगर हम बात करें, चलो फॉर एग्जांपल एक और आपके सामने एसिड लिखा CH3COOH प्लस NaOH, इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaCO CH3COONA प्लस H2O, राइट। इसमें जो हीट निकलने वाली है दैट इज 13.4 किलो कैलोरी पर मोल, राइट। यस सर Yes, sir. है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो जो हमने हीट ऑफ आयनाइजेशन ऊपर निकाला है। क्लियर है, यस सर समझ गए ना, वेरी गुड। ओके, नाउ अभी इसका यूज आता है, न्यूट्रलाइजेशन का यूज क्या है, यूज आपको लिख के लाना है। यूज में आपके लिए छोड़ता हूँ, मैं कुछ आपको हिंट देता हूँ। जैसे हिंट क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि स्लेक लाइम होता है, स्लेक लाइम, स्लेक लाइम समझते हो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आप सॉइल में ऐड करते हो, सॉइल समझते हो ना, कभी देखा होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हम लोग ऐड करते हैं सॉइल में, या कभी खेतों में जो लोग काम करते हैं फार्मर लोग, वो लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं अपने खेतों में। क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज जो सॉइल की एसिडिटी होती है उस एसिडिटी को कम करने के लिए, सॉइल के अंदर आपकी एसिडिटी हो जाती है, राइट। सॉइल की एसिडिटी को कम करने के लिए सॉइल का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपकी मिट्टी होती है, मिट्टी का फॉर्मूला होता है SiO2 सिलिका, और इसका नेचर होता है एसिडिक, ये आपका एसिडिक नेचर में होता है। और इस एसिडिक नेचर को कम करने के लिए फार्मर लोग या जिन लोगों को वो आपकी जमीन जिस पर्पज से यूज करना है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं, जिससे वो जमीन न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओके, तो फर्स्ट तो यूज आपका ये हो गया, क्लियर है। आप अपनी लैंग्वेज में लिख के लेना कॉपी में, राइट। सेकंड यूज आपने देखा होगा, कभी जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो आप क्या खाते हैं, इनू खाते हैं ना, हाँ दैट इज सर आल्सो अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ओके, वो भी हाँ वहां सर. पर न्यूट्रलाइज कर रहा होगा। सेकंड, इस तरीके से जब आपको कोई एंट वगैरह या बीज वगैरह जो आपकी मधुमक्खी वगैरह होती है वो काट लेती हैं, स्टिंग अपना स्टिंग करेंगी, काट सकती हैं, तो फॉर जो आपका बीज होती हैं, बीज के स्टिंग में कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, Formic ओके। acid. फॉर्मिक एसिड रहता है, वो फॉर्मिक एसिड आपकी बॉडी के उस पार्ट में रहता है, बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म में रहता है। तो उसको आप क्या करते हो, साबुन वगैरह जो आपके सोप वगैरह होते हैं, ये होते हैं बेसिक इन नेचर, जो आपके सोप होते हैं ना, सोप का बेसिक इन नेचर होता है, तो वो आप सोप उसमें रब करते हो, जिसकी वजह से वो पार्ट आपका न्यूट्रलाइज हो जाता है। कभी किया इस तरीके से, हाँ सर. नहीं सर किया होगा तो फील करना। फिर सोडा भी रब किया है. हाँ, सोडा भी रख सकते हैं, नहीं किया तो आप फील कर लो, कभी बीज को पकड़ के लाना, उसको पहले कटवाना, ठीक है फिर सोडा उसमें रब करना, आपको फील हो जाएगा सारा कुछ, ओके। तो
इस टाइप की सर यूज आप लिख पानी सकते भी बेसिक पीते हैं ना, मतलब एसिडिटी कम करने के लिए। यस वेरी गुड ओके। तो ये सारी चीजें हम लोग यूज कर सकते हैं। क्लियर है? आप यूज लिख लोगे 1 2 3 4 5 जितने भी यस आपको लिखना। ओके वेरी गुड। और ह्यूमन बॉडी में किडनी स्टोन्स फ्रॉम इनसोल्यूबल सॉल्ट्स। यहाँ कुछ भी लिख सकते हो, वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ओके बट एक यस बार चेक, अगर आप लिखते हो जो चीज आपको कंफर्म ना हो या जिसमें डाउट हो, वो मेरे को फोटो सेंड करके कंफर्म करा लेना, या फिर आप बुक से लिखना हो जहाँ से भी लिख रहे हो तो उसमें आपको देख लेना। ऐसे रैंडमली कुछ मत लॉजिक लगाना अपना। ओके एक बार कंफर्म करा लेना मेरे से या नहीं, उस व्हाट्सएप। रेसिपी का नाम भी कुछ तो है, मतलब पता नहीं मेरे को, लेकिन वो करते हैं हाँ तो चलिए न्यूट्रलाइजेशन ठीक है, रिएक्शन। ये हो गया। अच्छा चलिए, नॉर्मलिटी क्या होती है? इसी पार्ट में आता है आपका नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी आई थिंक लास्ट लेक्चर में हम लोग कवर कर चुके। नॉर्मलिटी इस होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। वेट ओवर मोलिकुलर वेट। सर नहीं, इक्विवेलेंट इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम। नॉर्मलिटी होता है इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम इन लीटर। ओके एंड इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है इक्विवेलेंट ओवर वॉल्यूम को हम ml में लिख लेंगे एंड 1000 को टॉप में मल्टीप्लाइड कर देंगे। समझता जाओ स्टेप बाय स्टेप। ओके एंड इक्विवेलेंट को, अभी मैं इक्विवेलेंट को यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इक्विवेलेंट को तोड़ रहा हूँ। इक्विवेलेंट को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, वेट ओवर इक्विवेलेंट वेट, ये आपका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट एंड 1000 ओवर वॉल्यूम इन ml। ml। ओके ये हमने इस ml तरीके, किस जगह? ml कैसे हो गया? हमने यहाँ, लीटर इज इक्वल टू अच्छा आप सोचो 1 लीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1000 ml. 1000 ml होता है। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, मेरे पास जो वॉल्यूम है 500 ml होता है, तो उसको मुझे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 500 डिवाइडेड बाई 1000, Yes. राइट? तो इस फॉर्मूले में आप क्या करोगे? नॉर्मल टी इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ओवर 500 इंटू 1000, राइट? नहीं समझे? आप ये करोगे ना 500 डिवाइडेड बाई 1000, यही करोगे ना? यस सर। नहीं समझ में आ रहा आपको? फिर से देखो बेटा, इस फॉर्मूले में, मतलब अगर हमें वो लीटर में हम कन्वर्ट करना डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। हाँ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 500 ओवर 1000, यही करोगे ना बेटा? बिकॉज ये यस लीटर में कन्वर्ट हो गया ना आपका। लीटर में कन्वर्ट होने से आपने ये लिख दिया ना, इस 1000 को हम ऊपर कर दिए, क्या ही फर्क पड़ा ना? सेम ही रहेगा। ये 500 आपका ml में है, सेम ही रहने वाला है ना, क्या ही फर्क पड़ने वाला, राइट? यस सर। ओके तो ml इसलिए बिकॉज आपके जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन, उसमें ml में ही वॉल्यूम रहेगा। अदरवाइज आप ml को लीटर में कन्वर्ट कर लो, ये वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या फर्क पड़ने वाला है? ओके सेम रहने वाला। ओके तो ये चीज क्लियर हुई, ये आपका नॉर्मलिटी का फॉर्मूला हो गया। बात समझ में आया? यस ओके सर। नाउ नॉर्मलिटी के बाद फिर आपका आता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, जो कल बताया था लास्ट क्लास में। ओके सर परसों। अच्छा परसों बताया था। यस सर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, वाटर का आयनिक प्रोडक्ट क्या होता है पहले ये बताओ? H plus OH negative. H प्लस OH नेगेटिव, यही होता है ना? अगर हम लोग इक्विलिब्रियम निकालें, एट इक्विलिब्रियम K इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन इनटू प्रोडक्ट में जितने होते हैं सारे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, राइट? क्लियर है? यस सर। एक बात याद रखना बेटा, ये सब चीजें इक्वस फॉर्म में होती हैं। ये लिक्विड होना चाहिए, ये भी आपका इक्वस 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 होना चाहिए, और ये तो आपका लिक्विड है। अगर कोई चीज यहाँ पर सॉलिड आ जाती है
या यहाँ पर सॉलिड आ गई, तो उसकी जगह पर हम लिखेंगे, तो जैसे मैं बोलूँ यहाँ पर ए था स्पीसीज जो आपकी सॉलिड थी, और यहाँ पर स्पीसीज आपकी सी थी, वो भी सॉलिड थी, तो आप लिखोगे तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ सी, यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बट उनकी वैल्यू आप क्या पुट करते हो, 1 पुट करते हो। आई बात समझ में? अगर कोई सॉलिड आ जाते हैं, हम लोग 11th में पढ़ेंगे, बट मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, एग्जाम में नहीं आने वाला आपको। अगर कभी इस तरीके से क्वेश्चन आए कि कोई भी सॉलिड पार्ट हो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, और आपको के निकालने के लिए बोला जाए, पर्टिकुलरली इन के, समझे? के क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आप निकालोगे, क्या है बेटा के? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। जब आप के निकालोगे तो जो भी सॉलिड वाली चीजें होती हैं उसको क्या लिखना होता है, 1 लिखना होता है। आई बात समझ में? यस सर। जो भी सॉलिड वाली चीजें होती हैं बस उसको 1 लिखना होता है, बस इतना समझ लो। सॉरी, लेकिन उसका डिफरेंट फॉर्मूला होता है ना उसका, किसका? के का। के का यही फॉर्मूला होता है, बट अभी आपके सिलेबस में ज्यादा नहीं है तो ज्यादा मत डिटेल समझो, सिर्फ इतना ही यस। है। ओके, के ऑफ, ये भी नहीं है, मैं एक एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको, ये भी है नहीं इतना। ओके, थोड़ा सा बता रहा हूँ एडवांस में, आपको थोड़ा सा जानकारी हो। के ऑफ H2O इज इक्वल टू H पॉजिटिव OH नेगेटिव, राइट? यस सर। ये समझ में आया ना? हाँ। ये चीज जब समझ में आ गया तो इस चीज को हम बोलते हैं KW। आई बात समझ में? यस सर। W मीन्स वाटर, K मीन्स नॉर्मल K, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, concentration of A multiplied by concentration of B means OH negative। यहाँ तक बात समझ में आया सबको? ये यस सर। फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ फिर होता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। एट 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस पर आपका जो एच आयन कंसंट्रेशन होता है, दैट इज एच आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू OH ion concentration, that is equal to 10 power minus 7। ओके, क्लियर है? तो सर ये यस। हम परसों ये हमने परसों पढ़ा है। परसों पढ़ा है, तो KW की वैल्यू 10 पावर 14 हो जाएगी। चलो मैं शॉर्ट हाँ में सर परसों पढ़ा है, ये आपने मतलब पहला ही क्वेश्चन था टेस्ट का तो डिस्कस कर रही थी। जल्दी से खत्म कर देता हूँ मैं इसको। ओके ओके, वो तो हमने टेस्ट के पर्पज से पढ़ा है, ये आपका प्रॉपर नोट्स बन रहा है। ओके, तो ये चीज क्लियर है। अभी ये चीज आप बताओ मुझे, ये चीज पर चीज नंबर द हेट 1, जब आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है, न्यूट्रल समझते हो बेटा? एट न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन के लिए जो एच आयन कंसंट्रेशन होते हैं, दैट इज इक्वल टू OH आयन कंसंट्रेशन, राइट? अगर यस सर। आपका एसिडिक सॉल्यूशन होता है तो एच आयन कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, राइट? एच आयन कंसंट्रेशन OH आयन से ज्यादा होंगे। जब आपका बेसिक सॉल्यूशन होगा तो OH आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। एच आयन कंसंट्रेशन इज लेस देन द OH आयन कंसंट्रेशन। ओके, ये तीनों पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ओके, यहाँ तक समझ में आया बेटा? ओके, यस अगर मैं सर। यस बोलूँ सर। क्वेश्चन एग्जाम में आए एट अ सर्टेन टेम्परेचर KWH, आपका लेट से मैं बोलूँ आपका एट सर्टेन टेम्परेचर x डिग्री सेल्सियस पर जो एच आयन कंसंट्रेशन है आपके, एच आयन सर ऐसे इस तरीके से नहीं बोलते, क्वेश्चन क्या हम इस तरीके से फ्रेम करें। एट सर्टेन टेम्परेचर आपका जो KW की वैल्यू है दैट इज 10 पावर माइनस 10, तो क्या एच आयन कंसंट्रेशन और OH आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हो? कितना जाएंगे, 10 पावर माइनस 5, 10. राइट? यस सर। वेरी गुड। इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है IIT JEE में। ओके, इधर को भी आते हैं एग्जाम। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर आता है आपका पीएच। पीएच आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे, उस दिन भी मैंने बता दिया था।
पीएच क्या होता है? power of पावर ऑफ hydrogen. हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन, बेसिकली पावर ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, और यू कैन से दैट द कंसेप्ट हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, राइट? The concept of pH that introduced by a scientist in order to avoid the use of negative exponent in expressing the concentration of acid and base. जो आपका एसिड और बेस के ऊपर कंसंट्रेशन नेगेटिव होता है ना, 10⁻⁷ लिखा ना आपने अभी, तो इस नेगेटिव को अवॉइड करने के लिए, ये सब को हटाने के लिए पीएच का इंट्रोड्यूस किया गया। बात समझ में आया? यस सर। ओके, तो अभी ये चीज क्लियर हो गई। डायरेक्टली हम पीएच का फॉर्मूला लिखें, डेफिनेशन लिखूं क्या? पीएच इज इक्वल टू होता है आपका, पीएच इज इक्वल टू क्या होता है? माइनस log of 10 and concentration of H plus, right? This is pH। और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, log of 10 and 1 over H plus concentration, right? यस सर। क्लियर है? सिमिलरली pH हो गया तो आप POH को भी लिख सकते हो, राइट? pH Yes, है sir. ये पावर ऑफ हाइड्रोजन, तो पावर ऑफ OH का भी हो सकता है ना, पावर ऑफ OH नेगेटिव, राइट? POH भी आप सेम तरीके से लिख सकते हो, सेम फॉर्मेट में। इसका लिखने का सेम तरीका है, दैट इज POH इज इक्वल टू माइनस Log log of 10 concentration H ion sorry OH ion concentration, right? yes sir. OH ion concentration, or you can say that log of 1 over OH ion. OH ion concentration। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था किस तरीके से होता है, राइट? Yes sir. चलिए बढ़िया है, अगर आपको आता है तो। नहीं आता है तो इसको समझो थोड़ा सा। ओके, ये दोनों फॉर्मूले हो गए ना। अभी फिर हम बताते हैं कि अगर पीएच आपकी लेस देन 7 है, जो पीएच स्केल होता है, राइट? पीएच स्केल, पीएच स्केल अगर आपकी लेस देन 7 है, पीएच स्केल को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर एच आयन कंसंट्रेशन आपके हैं, एच आयन कंसंट्रेशन आपके यहाँ पर होंगे एंड यहाँ पर आपकी पीएच होगी, राइट? क्लियर है? Yes. ओके, पहले इसको बॉक्स बना लेते हैं हम लोग, सही रहेगा। बॉक्स इज दैट, सर अभी बेसिस के लिए हम अलग से पीओएच का फॉर्मूला लिखते हैं, पर हम मेजर करते वक्त बेसिस को भी पीएच स्केल में ही मेजर करते हैं। बेसिस का भी पीएच होता है बेटा, बेस की भी पीएच निकालते हैं, हम बताते हैं अभी। एक सेकंड रुक जाओ, थोड़ा सा ये मैं कर लूं। चलो ओके, ध्यान से देखना। फर्स्ट में क्या बना रहा हूँ बस उतना ध्यान से देखो, उसके बाद आप समझ जाओगे सारी चीजें। यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं द एच आयन कंसंट्रेशन, एंड यहाँ पर लिख रहा हूँ पीएच, राइट? अगर आपका एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻0 है तो पीएच कितनी होगी? 0। एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻1 तो पीएच 1। एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻2 तो पीएच 2, राइट? यस सर। एच आयन कंसंट्रेशन -3 तो पीएच 3। 3। एच आयन कंसंट्रेशन -4 तो पीएच 4। 4 तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं एच आयन कंसंट्रेशन, हम यहाँ पर डॉट 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 कर रहा हूँ, ओके? एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 तो पीएच 7। एच आयन कंसंट्रेशन -8 तो पीएच 8। एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁹ तो पीएच 9। So will this be equal same for the POH scale? जस्ट अ सेकेंड, क्या बेटा फिर से बोलो? मतलब इसी तरह से होगा कि POH scale का भी? या पीओएच का भी इसी तरीके से होता है। जस्ट अ सेकंड, दैट इज 13, तो पीएच आपका 13, पी 10⁻⁻14 तो पीएच आपका 14।
लेट्स से अगर हम लोग OH की बात करते हैं, ध्यान से समझना, अगर आपका OH आयन कंसंट्रेशन क्या है 10 पावर 0 है तो POH कितना होगा 0। जी अगर OH आयन कंसंट्रेशन 10 पावर 1 है तो pH कितना हो गया 1 हो गया। तो आप ये पूरा निकाल सकते हो, यस सर। क्लियर है। बट इस चीज को निकालने की जरूरत ही नहीं है अगर आपने ये चीज याद कर लिया। क्यों, फिर मैं वही बताता हूँ। आपको पता है कि pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 होता है कि नहीं। यस सर। लास्ट क्लास में बताया pH और POH दोनों 14 होता है। अगर कभी भी किसी भी चीज की आपने pH निकाल लिया तो POH 14 से माइनस करके आ जाएगा, यस सर। राइट। ओके, तो आपको POH पे pH पर फोकस करना है, आपको POH पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। या POH दिया है कहीं तो आप POH निकाल लो, pH 14 से माइनस करके आ जाएगा। आई बात समझ में? हाँ सर। ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले आप याद करने की जरूरत नहीं है। आप या तो ये याद करो या तो नीचे वाला याद करो, जो आपको प्रेफर है वो आप याद कर सकते हो। क्लियर है। नाउ एक चीज याद रखो, और जो 7 से नीचे वाली चीजें होती हैं, मैं पीएच की रिस्पेक्ट में बोल रहा हूँ। पीएच अगर आपकी विद इन 7 है, 0 से लेकर के 7 है आपकी पीएच, 7 है 0 से लेकर के कहाँ से कहाँ तक है बेटा 7 है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा एसिड। एसिडिक। जितनी कम पीएच उतना ज्यादा एसिडिक, जितनी ज्यादा पीएच उतना ज्यादा क्या हो जाएगा बेसिक, राइट। जितनी ज्यादा पीएच उतना ज्यादा बेसिक। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ तक। ओके, यस ये आपका लेकिन 0 to 6 ही होता है ना एसिडिक। 0 to 6 ही होता है, बट एग्जैक्टली 7 नहीं होता है बेटा। एग्जैक्टली 7 वाला पॉइंट आपका न्यूट्रल होता है, मैं उसको बना रहा हूँ ना अभी। हाँ एग्जैक्टली 7 वाला पॉइंट आपका क्या होता है न्यूट्रल। सर मतलब हम ऐसा भी कह सकते कि 6.9 तक वो यस, एसिडिक होगा। 6.9999 तक एसिडिक है, और 7.010001 से लेकर के वो बेसिक स्टार्ट हो जाता है, राइट। यस सर। एग्जैक्टली 7 है तब वो न्यूट्रल है, अदरवाइज न्यूट्रल नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आया। ओके, फिर कुछ पीएच होते हैं जो कॉमन सब्सटेंसेस, उनकी पीएच आपको याद करना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पीएच ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस। कॉमन सब्सटेंसेस की पीएच आपको निकालनी है। कॉमन सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं मैं आपको नोट डाउन करता हूँ, आप पीएच बताते जाना अगर आपको आइडिया है तो। नंबर 1, टेल मी द पीएच ऑफ HCl एसिड। दैट इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, ओके ये भी फिक्स नहीं है। ओके, अप्रोक्सीमेट वैल्यू 1.0। H2SO4 pH 1.2। सिट्रिक एसिड एनी आइडिया? यस सर कैन आई? यस बोलो। सर इट इज बिटवीन 3 to 6। नो, सिट्रिक एसिड 3 to 6 नहीं था, इट इज बिटवीन 2 to 3। ओके सिट्रिक एसिड, लाइम तो जूस। ये सब हम कॉन्सेंट्रेटेड के बारे में बोल रहे हैं ना। यस, कंसंट्रेटेड के बारे में बोल रहे हैं। दिस इज नॉट फिक्स बेटा, हम इसको चेंज कर सकते हैं। पीएच किस पे डिपेंड करती है बेटा एच आयन कॉन्सेंट्रेट। पर। एच आयन कंसंट्रेशन हम चेंज भी कर सकते हैं ना। 1.0 लिखा है वो 0 से 1 तक है क्या? ऐसा मीन्स बिटवीन 1 and 0 और 1.0 एग्जैक्टली। ना, दिस इज 1.0। 1.0 मीन्स ओनली 1। दिस इज 1.2। ये दिस इज नॉट अ फिक्स वैल्यू, आपको बस याद करना है कि अप्रोक्सीमेटली इतना होता है। चलो ये सब चीजें तो आपको जरूरत नहीं है याद करने के लिए। याद करने के लिए कुछ चीजें हैं, लाइक बोरिक एसिड। बोरिक एसिड की पीएच कितनी होती है 5.2 से 6 के आसपास। मिल्क मिल्क की पीएच कितनी होती है 6.6 से
6.8 के आसपास, राइट। तो ये सब Yes. कुछ कंपाउंड्स हैं, लाइक एल्बुमिन जानते हो? एल्बुमिन Yes, sir. एल्बुमिन की पीएच कितनी होती है? Sir, can I tell? हाँ बोलो। Sir, albumin की pH actually hello, बोलो 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 बोलो। आवाज आ रहा है ना सर? हाँ हाँ रहा सर 7 से 8 के आसपास 2.4 होते हैं। होती है। 2.4 7.4 7.4 हो सकती है, ओके। 7 से 8 हो दैट सकती इज है। बिटवीन 7 to 8, ओके। अप्रोक्सीमेटली जनरली 7.8 और 7.9 के आसपास होती है। तो आप ये भी ये लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये लिखोगे तो ये थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। 7.8 लिखोगे तो ये आपका ब्रॉड कैटेगरी है, 7.9 लिख दोगे तो फिक्स वैल्यू है, ओके। समझ में आया? तो कुछ कॉमन सब्सटेंस उनकी पीएच लिखना, ये आपका होमवर्क है, राइट? यस सर। क्लियर है? एंड साथ में ये आपका होमवर्क हो गया। इसके साथ साथ आपको लिखना है यूज ऑफ पीएच। क्या लिखना है? यूज ऑफ पीएच। अभी आप बोलो सर यूज ऑफ पीएच कैसे आप कर सकते हो? यूज ऑफ पीएच इस तरीके से बोल सकते हैं, जैसे पीएच वैल्यू ऑफ मिल्क दैट कंट्रोल इन डेयरी। डेयरी जो होती है, जो आपकी डेयरी इंडस्ट्री होती है, वहां पर पीएच वैल्यू को देख करके हम मिल्क को रख सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं आपका कर्ड बनने से। समझ गए? पीएच वैल्यू के थ्रू हम लोग उस मिल्क को कंटेन कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? नाउ यस सर। सर और डिफरेंट, पेप्सिन एंजाइम भी हाँ हमारे डाइजेशन ऑफ यस, प्रोटीन इन फूड। डिफरेंट पीएच वैल्यू से हम अपने पीएच का ब्लड भी देख सकते हैं कि ब्लड में आपका पीएच कितना है। उस उससे भी हम लोग अपनी जो आपके अंदर मेडिसिन है या आपके अंदर कोई बीमारी हो, उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका ब्लड का पीएच कितना है, कम है या ज्यादा है, ओके। डिफरेंट सोप का पीएच यूज देख सकते हैं कि इस सोप का पीएच कितना है, ये हमारी स्किन को कितना हार्मफुल करेगा या नहीं करेगा। तो उस टाइप के यूजेस आपको लिख के लाना है कि जो पीएच है, एक्चुअली पीएच वैल्यू से हम क्या क्या सही चीजें और अच्छी चीजें कर सकते हैं, उसके यूज आपको लिखना है, राइट? ओके। नाउ तो ये आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क के साथ साथ कुछ आपका इंडिकेटर्स भी, आप इंडिकेटर पढ़ा क्या आपने? इंडिकेटर्स हाँ सर। हो चुका इंडिकेटर्स? चलिए, यस सर, वी हैव मेनी सर इंडिकेटर्स। आपने मतलब ब्रीफ इंफॉर्मेशन दी है। ब्रीफ हाँ इंफॉर्मेशन इंडिकेटर के बारे में कुछ है नहीं। चलिए मैं बताता हूँ इंडिकेटर है क्या। चलो फिर से यहाँ पर सर, मतलब आपने सारे इंडिकेटर्स बताए कौन से कॉमन, और मतलब एसिड और बेस में उनकी कंडीशन क्या होती है? यस, बेसिकली इंडिकेटर्स आपके वो कंपाउंड्स होते हैं। इंडिकेटर्स आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक डाई that has one color in acidic solution and another color in basic solution, right? यस सर। ओके, ये आपके इंडिकेटर्स होते हैं। तो इंडिकेटर्स में आपके डिफरेंट टाइप के इंडिकेटर्स होते हैं, जिनको हम लोग बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। द नंबर वन कैटेगरी इज कॉल्ड कॉमन इंडिकेटर्स। क्या बोला मैंने? कॉमन इंडिकेटर्स। नाउ कॉमन इंडिकेटर कौन कौन से होते हैं? कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं लाइक आपकी लिटमस हो गया, मेथिल ऑरेंज हो गया, फिनोप्थलीन हो गया। दीज आर द कॉमन इंडिकेटर्स, राइट? यस सर। लिटमस, मेथिल ऑरेंज, टर्मरिक में इसमें ही आते हैं ना। कौन सा? क्या बेटा? टर्मरिक। टर्मरिक। हाँ यही सब टर्म है, ये उसके कॉमन इंडिकेटर है। जितने भी इंडिकेटर के नाम जानते हो सारे कॉमन इंडिकेटर है, राइट? अच्छा, एसिडिक सॉल्यूशन में कैसे होते हैं बेटा ये? Is the red cabbage indicator or not? सॉरी, Red cabbage. रेड कैबेज। रेड कैबेज, यस दैट इज इंडिकेटर। Okay. सर, यस, मतलब कुछ कॉमन पीएच वैल्यूज के लिए जो कलर होगा वो ऑलरेडी डिफाइन करके रख दिया है ना सर? यस बिल्कुल डिफाइन करके रखा है, बताता हूँ ना अभी, जस्ट रुको ना। यस सर। Colorless and pink. ओके, दीज आर द कॉमन इंडिकेटर्स। और भी बहुत सारे हैं, आप ऐड कर सकते हो, राइट? नाउ सेकंड कैटेगरी दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल इंडिकेटर।
यूनिवर्सल इंडिकेटर जानते हो No. यस सर। यस सर। क्या होता है? बोलो, यस तो बोल दिया, क्या होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? सर पीएच। ये वेरी गुड। देखो कॉमन इंडिकेटर में बहुत सारे इंडिकेटर आते हैं। ओके, मेथिल ऑरेंज भी हो गया, मेथिल वायलेट भी होता है आपका, ब्रोमोसिरॉल भी होता है आपका, मेथिल रेड भी होता है आपका, थायोमोल भी होता है, फिनोक्सिलिन तो है ही आपका, बहुत दुनिया भर के होते हैं कॉमन में। जस्ट यूनिवर्सल में आपका सिंपल वन इंडिकेटर दैट इज कॉल्ड पीएच इंडिकेटर। आई बात समझ में है? यस पीएच सर। इंडिकेटर। But why is that means universal? Universal means because that pH indicator used universally. Universally means हर जगह पर यूज किया जाता है। Means it can give us a pH of anything. Means is it acidical? Yes. Universal indicator means the mixture of organic compound, that means जो आपके डिफरेंट डिफरेंट पीएच पर डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू शो करते हैं। अभी मुझे बताओ, क्या आप पीएच वैल्यू है, आपने लिटमस पेपर इस एसिड में डाला, क्या एसिड की आप पीएच वैल्यू डिफाइन कर सकते हो कि अच्छा ये एसिड है, ये बता सकते हो, बेस है ये बता सकते हो। यू कैन नॉट टेल कि ये एसिड का पीएच कितना है, या इस एसिड का या इस बेस का पीएच कितना है। बात समझ में आया? एच एंड कंसंट्रेशन नहीं बता सकते। एच एन कंसंट्रेशन नहीं बता सकता, और आपका एच एन कंसंट्रेशन मीन्स आपकी पीएच वैल्यू, बेसिकली पीएच वैल्यू बताएगा, तो पीएच वैल्यू नहीं बता सकता। बात समझ में आया? सर तो पीएच स्ट्रिप ये यूनिवर्सल इंडिकेटर आएगा क्या, कॉमन इंडिकेटर? जो कौन सा, जो पीएच है आपका, क्या बोल रहे हैं बेटा? पीएच पीएच स्ट्रिप, पीएच स्ट्रिप। पीएच स्ट्रिप आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर है। यूनिवर्सल इंडिकेटर पीएच स्ट्रिप होता है ना। हाँ लेट्स मैं टेल बताता हूँ। जो आपका ये 0 होता है, राइट? Sir, दिस it इज shows 0। means different colors at different pH, right? हाँ, at different pH they show the different different color. This is 7, 8, 9, सर फिर पीएच स्ट्रिप कैसे 10, बनाते हैं, मतलब उसका कॉम्पोजिशन 11, क्या होता है? 12, 13, 14. Just a second, बेटा। 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो गया। ना, हाँ बोलो क्या बोले थे बेटा, पीएच स्ट्रिप कैसे बनाते हैं? हाँ सर। पीएच स्ट्रिप बनाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, इसी टाइप के जो कॉमन इंडिकेटर्स होते हैं वही यूज किए जाते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं, आपने नाम नहीं सुना होगा, एंथोसाइनिन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही होते हैं। एंथोसाइनिन है जो आपके कैबेज में मिलता है, कैबेज के जूस से मिलता है। ओके, फिर आपका फॉर एग्जांपल कुछ फ्रूट्स होते हैं। थाइमोल ब्लू। यस हाँ, थाइमोल ब्लू। बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को मिला करके आपकी एक पीएच स्ट्रिप बनती है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं आपको मिलती है, बट वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं। नेचुरली सब्सटेंस जो होते हैं उनको मिला करके आपका पीएच वैल्यू बना, पीएच स्ट्रिप बनाते हैं। बात समझ में आया? यस। ओके, सो अभी आप देखो, अगर आपकी पीएच 1 के आसपास रहती है, 7 से नीचे तो सारे एसिडिक हैं, 7 से ऊपर आपके बेसिक हैं। अगर आपकी पीएच अप्रोक्सीमेटली 0 और 1 के आसपास होती है, तो दैट कलर आपका रेड होने वाला है। अगर आपकी पीएच 3 के आसपास होती है, तो उसका कलर आपका क्या होने वाला है? ऑरेंज होने वाला। ऑरेंज किधर है? ये है ऑरेंज, दैट इज ऑरेंज होने वाला है। ओके, इफ आपकी पीएच 5 के आसपास है तो कलर आपका येलो होने वाला है। सर ओके, अगर पीएच स्ट्रिप ऑर्गेनिक कंपाउंड से बनी है, मतलब एग्जाम्पल हम ले
लिटमस पेपर, सो ब्लू लिटमस से अगर वो मीन्स उसका पीएच अगर कम होगा तो वो डिफरेंट कलर शो करेगी ना, मतलब समटाइम्स इट विल शो रेड कलर, समटाइम्स इट विल शो ब्लू। या ये फिक्स कलर नहीं होता, मतलब हमने बोला कि रेड कलर समटाइम्स हल्का सा रेड होता है, कभी कभी डार्क रेड होता है, कभी कभी आपका बहुत ही लाइट रेड होता है। तो आपने एक फिक्स एवरेज निकाल के उसका रेड कलर लिया गया, समझे? ऐसा नहीं कि एकदम But रेड। then added in पीएच पेपर, so तो उस मीन्स केस में एक टाइम पे बहुत सारे कलर शो करेंगे ना वो। एक टाइम पे बहुत से कलर शो नहीं करेगा। जो आपकी पीएच, लेट्स मी शो, पहले मैं आपको ये स्केल बनाता हूँ, फिर आपको पीएच स्ट्रिप बताता हूँ किस तरीके से होता है। ओके, जस्ट वेट। अगर आपकी 6 और 7 के आसपास होती है अप्रोक्सीमेटली इतनी, तो हम बोल सकते हैं ये आपका ग्रीन है और ये आपका न्यूट्रल के आसपास। ओके, नाउ नेक्स्ट वन आपका, ये आपका 8 के आसपास आपका ब्लू हो जाएगा। ओके, देन इंडिगो कलर कैसा होता है, इंडिगो कलर अब कैसा लिखते हैं, इसी को लिख लेते हैं इंडिगो कलर। ओके, देन आपका वॉयलेट। जस्ट सर सेकंड में वॉयलेट आपको पर्पल कलर में ना? वॉयलेट, वॉयलेट कैसा होता है? सर सर वो ब्लूइश पर्पल पर्पल कलर है ना? रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल वही है। पीएच स्ट्रिप अभी शो कर रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकेंड। पीएच स्ट्रिप क्या है आपका, पीएच स्ट्रिप सर पीएच स्ट्रिप के साथ वैल्यूज भी आते हैं ना, सो हम कंपेयर कर सकते हैं कलर क्या आता है? वैल्यू सर। हाँ लाइक बिल्कुल, कलर के बाजू में एक यस लाइक यस 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 6.1 6.2 यस। 7.1 ऐसा लिखा रहता है। देखो मैं अभी आपको दिखाता हूँ ना, पीएच स्ट्रिप दिख रहा है आपको, पीएच स्ट्रिप? हाँ सर। सर और पीएच पेपर भी आता है ना? हाँ पीएच पेपर भी आता है बहुत। देखो ना इतना सारा ये पड़ा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये लिखा है आपका पीएच स्केल किस तरीके से होता है। रेड है आपका, देखो कलर हल्का सा ग्रीन चेंज हो रहा है ना आपका हर पॉइंट ये पर। यस सर। ओके, तो इस तरीके से रहती हैं। ये देख लो आपका पीएच ये है, ये देख लो, बहुत सारे टाइप के होते हैं। मतलब मैं खुद कन्फ्यूज, क्या क्या बताऊं मैं आप लोगों को। रेड वायलेट कलर आपका ये होता है जो 10 के आसपास है, ये वायलेट कलर हो जाएगा, ये रेड कलर हो जाएगा। इसमें आप सही से देख पा रहे होगे, इस वाले कलर में दिख पा रहे हो इसमें? यस सर। यस सर। ओके, ये आपका सर सही से। मतलब जो कलर्स बीच में होते हैं वो दोनों बाजू के दो कलर्स के कॉन्ट्रास्ट होते हैं। अरे बेटा ये फिक्स वैल्यू ये भी नहीं बताता, इतना भी अच्छे इंडिकेटर नहीं है कि ये फिक्स वैल्यू बताए। यहाँ पर भी रेंज बताता है ये, समझे? यस सर। ये भी इंडिकेटर ऐसा भी नहीं कि आपका पीएच वैल्यू बता देगा, ये भी एक रेंज ही तो बताता है आपको कि इसके रेंज But के then which आसपास। instrument shows the perfect value? क्या बेटा? Which instrument or which machine shows the perfect value of pH? पीएच मीटर। पीएच, ये पीएच स्केल है, पीएच मीटर है आपका, राइट? फिर से बोलो, मैं समझा नहीं है, कुछ और तो नहीं पूछ रहे? हेलो, सर पीएच मीटर मतलब वो डिजिटल वैल्यू देता है ना डायरेक्ट? पीएच मीटर आपने कभी थर्मामीटर देखा डिजिटल वाला? हाँ यस सर। She was asking about which instrument shows the accurate value, like एक्यूरेट वैल्यू, चलिए एक्यूरेट वैल्यू मींस, आई थिंक ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, हाँ सर। पीएच मीटर। अभी आपको दिखेगा, ये दिख रहा है। Yes. सबसे अच्छा एग्जांपल, कभी घर में फिल्टर खराब हुआ है, हाँ सर। फिल्टर यस को सर। सही करने के लिए जो आपका रिपेयर आता है, रिपेयर करने के लिए उसके यस सर। बाद हाँ छोटा सा सर। इंस्ट्रूमेंट होता है, ऐसा जैसे ये येलो कलर का दिख रहा है ना, इस तरीके से इंस्ट्रूमेंट होगा उसके पास। वो यस। पीएच ही चेक करता है आपके वाटर की। क्या करेगा, पहले आपका जो फिल्टर का पानी है उसकी पीएच चेक करेगा, और जो आपका टैप वाटर है उसकी पीएच चेक करेगा। तो उसको आइडिया लग जाता है कि पीएच कितनी होना चाहिए नॉर्मल ड्रिंकिंग वाटर की, पीएच कितने से, तो उतने पे वो सेट करके जाता है कि अप्रोक्सीमेटली इतनी पीएच होना चाहिए। फिर आपको बताता है कि नहीं आपके फिल्टर खराब हो गए, आपको फिल्टर रिपेयर कराना पड़ेगा, आपका पानी सही नहीं आ रहा है।
या आपका टैप वाटर सही नहीं है, समझे? सर Yes, sir. यूजुअली ये पीएच मीटर कैसे काम करता है? पीएच मीटर कैसे काम करता है? पीएच मीटर बेसिकली एच आयन कंसंट्रेशन देखता है, वाटर की कंसंट्रेशन देखता है ना, एच आयन कंसंट्रेशन। उस जैसे आप थर्मामीटर होता है, कैन यू टेल मी थर्मामीटर कैसे काम करता है? सर वो जैसे हीट लगती है उसे वो मर्क्यूरी एक्सपांड होके यस, हीट लगती है तो काम मर्करी एक्सपेंड होता है तो उसकी रीडिंग आती है, बट वो हो गया आपका कन्वेंशनल थर्मामीटर। बट जो डिजिटल थर्मामीटर होता है वो कैसे काम करेगा? उसमें रीडिंग आती है आपकी, हाँ सर, सेंसर लगा सर वहां रहता पर है। भी जो होता है। उन्होंने दिया है ना, मतलब उस फोटो में वो वाटर में डालेंगे और उसके बाद जो पीएच वैल्यू है वो ऑब्जर्व होती है। यस, तो ये पीएच वैल्यू आपकी ऑब्जर्व होगी, ये आपको दिख जाएगा आपको सामने। बट होता कैसे है मैं बताता हूँ। जो आपके वाटर है, वाटर में एच आयन और ओ एच आयन घूम रहे होते हैं कि नहीं? हाँ सर। जब एच आयन ओ एच आयन घूम रहे होते हैं फ्रीली, जब पीएच मीटर आप उसमें डिप करोगे, डिप करते ही वो एच आयन कंसंट्रेशन लेगा, देखा कि इसमें एच आयन कंसंट्रेशन कितना है, राइट? एच आयन कंसंट्रेशन को वो उसकी डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, दैट इज 5.6878। इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं लॉग वाला, तो आपका आ जाता है। समझ गया मेरी बात? यस सर। ओके, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद बना सकते हो, बट आपको आना चाहिए ना सारी चीजें। ओके, हाँ सर। सो ये चीज क्लियर सर हुआ? वो एग्जैक्टली सेंस कैसे करता है कितने एच आयन है? एग्जैक्टली सेंस कैसे करता है उसको, उसके लिए क्या होता है कि अगर मैं सर वो बात, भी एक एक्चुअली अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगी ना, वो भी या डायरेक्ट वो भी, परफेक्ट वो, वैल्यू नहीं बताएगा। हाँ, यस, इतना परफेक्ट तो नहीं हो सकता सर, वो बहुत छोटे रहते हैं और बहुत सारे रहते हैं। पर एग्जैक्टली वैल्यू तो वो भी नहीं होता ना, एग्जैक्टली हाँ वैल्यू नहीं होता है। सर, पर जो भी वैल्यू है वो एटलीस्ट एग्जैक्ट से क्लोज तो रहनी चाहिए, तो वो लाइक कैसे जज करता है कितने हैं? जल्दी करने के लिए देखो, जब आपके फॉर एग्जांपल उसमें हल्की सी एक बैटरी लगी रहती है बेटा, पीएच मीटर में वोल्ट मीटर बैटरी लगी रहती है और उसमें एक इलेक्ट्रोड रहता है, समझे? करंट पास करके क्या सर? यस, करंट पास करता है, बैटरी लगी रहती है, इलेक्ट्रोड रहता है, उस इलेक्ट्रोड पे कितने नंबर ऑफ एच आयन आते हैं पास में, समझे? यस सर। फिर आपको पता लगाता है। चलो मैं इस सारी चीज को भी, इसको भी मैं आपको एक फिगर के थ्रू आपको दिखाता हूँ। सर फिर ये जब भी वो सेंस करता है तभी उसमें एक डाटा शीट रहेगा प्रीसेट वैल्यूज का कि अगर एक्स नंबर ऑफ एच प्लस आयंस आए तो उसका पीएच यस, ऐसा हाँ, रहना डाटा चाहिए। शीट रहता है, बिल्कुल ऑब्वियसली। तो फिर उससे वो हमें आउटपुट देता है। या उसी से तो आउटपुट मिलता है, अदरवाइज कैसे आउटपुट देगा? उसको थोड़ी ना कहीं से मतलब सपने आते हैं कि नहीं ऐसे हुआ है, हाँ सर। मतलब उसके पास ऑलरेडी जब प्रोग्राम बनाया है, बिठाया है सीट में, एक्सेल वैल्यू में। अब सोचो हम सब मोबाइल नंबर डायल करते हैं, 5 डायल करके 5 ही क्यों आता है? 6 आ जाना चाहिए। पहले से सेव करके रखा है कि इतना होना चाहिए। आपको स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सर। ये आपका पीएच मीटर समझ में आया? पीएच मीटर इस तरीके से होता है। आपका सॉल्यूशन वाटर में है, जो समझो इस कर्सर दिख रहा ना मेरा, इस सिस्टम के अंदर 2 इलेक्ट्रोड होंगे, इस टाइप के इलेक्ट्रोड होंगे, और ये इलेक्ट्रोड आपके हल्की सी बैटरी में करंट इलेक्ट्रिक मेजरमेंट इलेक्ट्रोड होगा, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड होगा। यहाँ से आपके सॉल्यूशन के एच पॉजिटिव यहाँ से पकड़ लेगा ये। जब पकड़ लेगा तो ये फिर पीएच मीटर आपकी डिजिटल वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, और जब कन्वर्ट कर देगा तो अगर आपको डिजिटल मीटर नहीं है तो आप इससे आप निकाल सकते हो पीएच स्केल से। आया समझ में? हाँ सर। यस सर। ओके, ये सारी चीजें हो गई ना। पीएच वैल्यू होने के बाद फिर आपका आता है सॉल्ट। सॉल्ट को थोड़ा सा देख लो। ओके, चैप्टर कंप्लीशन की तरफ में है, बट थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट भी है। सॉल्ट क्या होता है? आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे सॉल्ट क्या होता है। सॉल्ट क्या है? एनीवन? सर न्यूट्रलाइज्ड फॉर्म ऑफ एसिड एंड बेस। यस, बेसिकली क्या होता है, जो ऑल सॉल्ट दैट आर बेसिकली आयनिक कंपाउंड्स, जो आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं बेसिकली एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करने के बाद जो कंपाउंड बनते हैं, दैट इज कॉल्ड सॉल्ट। और ऑल सॉल्ट बेसिकली आर आयनिक। जितने भी सॉल्ट होते हैं मोस्टली आपके आयनिक कंपाउंड होते हैं, राइट? समझ में आया? एक आपका यस सर। पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन के सॉल्ट समझ में आया? सॉल्ट की डेफिनेशन जरूरत है क्या आपको? नहीं ना? नहीं सर। नो सर। वेरी गुड। सर सॉल्ट
अभी Yes. जो हमें आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का जो दिया था, मतलब NaOH plus HCl is equal to NaCl plus water plus Yes. heat, तो उसमें Yes. NaCl वो एडिबल नहीं है ना, एडिबल सॉल्ट नहीं है। नहीं, वो एडिबल सॉल्ट नहीं है, बट उसको हम बना सकते हैं एडिबल सॉल्ट। एडिबल ही है बेसिकली जो आपका होता है, बट NaCl आपका वो सॉल्यूशन फेज में रहता है। ऐसा नहीं कि आपका क्रिस्टल नमक बन जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा, वो सॉल्ट ही है, समझिए, बट वो NaCl आपका सॉल्यूशन फेज में रहता है। हाँ, तो मतलब उसको हमें बाद में क्रिस्टलाइज करना पड़ेगा। यस, क्रिस्टलाइज करेंगे, फिर रिफाइन करेंगे, तब जाके वो बनेगा। ओके, यस सर। क्रिस्टलाइज यस करने सर। के बाद रिफाइन करने के बाद ना। नेक्स्ट आपका है फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट फॉर्मेशन किस तरीके से होते हैं? सॉल्ट आपके टू टाइप से फॉर्मेट होते हैं, एक आपका पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन से, एक आपका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन से। नंबर वन होता है पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन। कैन यू टेल मी व्हाट इज द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन? weak base and strong acids. एंड कंप्लीट? Sir, means same amount of means equivalent base also and acid also. ओके, देखो दोनों चीजें ऑलमोस्ट सेम है, बट आप लोग समझ नहीं पा रहे। पार्शियल एंड कंप्लीट आयोनाइजेशन, इधर पे देखो। फॉर एग्जांपल लेट्स सी NaOH एंड H2SO4 रिएक्शन करके आपका कंपाउंड बनाता है NaHSO4 एंड हियर इज आपका NaOH and H2SO4 after reacting that form Na2SO4, right? Now tell me, ये आपका पार्शियल आयनाइजेशन है या ये वाला पार्शियल आयनाइजेशन? फर्स्ट वन, राइट? Yes फर्स्ट वन sir. आपका पार्शियल आयनाइजेशन। पार्शियल आयनाइजेशन मींस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं हुआ। कंप्लीटली न्यूट्रलाइज मींस जितने H पॉजिटिव थे और OH नेगेटिव थे, सारे के सारे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वाटर के फॉर्म में नहीं बने, या वाटर नहीं बना, या उस वहां से उस सब्सटेंस से H पॉजिटिव और OH पॉजिटिव नहीं निकले। बात समझ में आया? यहाँ पर आपका 1 अमाउंट ऑफ वाटर बनेगा, 1 मोल ऑफ वाटर। सेम केस यहाँ पर भी आपके क्या बनेंगे, यहाँ पर आपके 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे, राइट? 2 नहीं बनेगा, हाँ 2 मोल्स ऑफ वाटर। क्लियर है? Yes sir. Okay, so first one is called partial ionization and second one is called complete ionization. Complete ionization. Clear है? Now Yes. partial ionization, complete ionization clear हुआ now. अभी इस तरीके से सॉल्ट फॉर्म हो सकते हैं, ये भी आपका एक सॉल्ट है और ये भी आपका एक सॉल्ट है। इन दोनों की प्रॉपर्टीज भी अलग अलग होंगी, राइट? Yes sir. ये आपके सर प्रोसेस हम ऐसा में भी कह सकते हैं ना कि न्यूट्रलाइजेशन और आयनाइजेशन सेम है। न्यूट्रलाइजेशन और आयनाइजेशन सेम नहीं है बेटा, न्यूट्रलाइजेशन अलग है, आयनाइजेशन अलग है। जस्ट ऊपर लिखा मैंने, एक बार फिर से रीड करना, समझ में आ जाएगा तुमको। न्यूट्रलाइजेशन और आयनाइजेशन समझ नहीं आया? न्यूट्रलाइजेशन हीट अलग होती है, आयनाइजेशन हीट अलग होती है। किस किस को डाउट है न्यूट्रलाइजेशन आयनाइजेशन में? भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है और आयनाइजेशन रिएक्शन क्या है? आयनाइजेशन अलग है, न्यूट्रलाइजेशन अलग है। न्यूट्रलाइजेशन आयोनाइजेशन का पार्ट ही है ना। या आयनाइजेशन का पार्ट है न्यूट्रलाइजेशन। ओके, सो नाउ नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट किस टाइप में या कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया? किसी को आइडिया है? एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। वेरी गुड, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, वेरी गुड। ओके, सो सॉल्ट का क्लासिफिकेशन इस तरीके से किया गया हुआ है। आपने बताया एसिडिक बेसिक, वो भी है, बट बिफोर एसिडिक बेसिक इसको एक अलग कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, जिसको मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन कर रहा हूँ, आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पर ध्यान से तो सुनना। नंबर 1,
सिंपल सॉल्ट्स, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट सर। यस, आइडिया है क्या आपको? 4 टाइप के होते हैं ना सर? कितने टाइप? 7 सर। 7। नंबर 1 सिंपल सॉल्ट्स। सिंपल सॉल्ट, नंबर 2 डबल सॉल्ट, नंबर 3 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। मिक्स्ड सॉल्ट, नंबर 4 कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। और भी कैटेगरी में आप डिवाइड करके बना सकते हैं बट जरूरत नहीं, ओके। एंड नाउ दिस सिंपल सॉल्ट इज डिवाइडेड इनटू फर्दर कैटेगरी। इनको फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है। एनीवन, कोई बताएगा कौन सी कैटेगरी में डिवाइड किया गया हुआ है? किसी को नहीं आइडिया? सर सिंपल सॉल्ट, सर सर, एसिडिक, बेसिक और हाँ, एसिडिक, न्यूट्रल। बेसिक और न्यूट्रल। वेरी गुड, ओके। कहाँ पर पढ़ा आपने ये सब चीजें? सर नहीं, अभी वो 3 ही बोला ना, तो मुझे याद नहीं आ रहा था, और फिर दैट सर, इज एसिडिक मतलब जहाँ पे द मेटल नंबर इज 1 और नॉर्मल सॉल्ट, नंबर 2 एसिडिक, नंबर 3 बेसिक, ओके। एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट एंड नॉर्मल सॉल्ट, ओके। नाउ तो इन्हीं तीनों के बारे में आपको स्टडी करना है डिटेल्स में, और बाकी इनके बारे में आपको ज्यादा जानकारी नहीं रखना है फिलहाल अभी के लिए। थोड़ा थोड़ा बताऊंगा मैं इनके बारे में भी क्या ये चीजें हैं, बट आपको ज्यादा भी जानकारी नहीं रखनी। तो नंबर 1 क्या है आपका? नंबर 1 है आपका, अच्छा इसमें एक कंपेरिजन लिख के लाना आप लोग। नॉर्मल सॉल्ट क्या है, एसिडिक सॉल्ट क्या है, बेसिक सॉल्ट क्या है, आप लिख के लाओगे कंपोजिशंस। यस सर। हाँ सर। हम लोग नॉर्मल सॉल्ट क्या है आप इस तरीके से कैटेगराइज करना। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, इस तरीके से सर, टेबल बनाना। नॉर्मल सॉल्ट्स यूजुअली न्यूट्रल रहते हैं ना, लाइक या न्यूट्रल ही चलो रहते मैं हैं। थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूं नंबर 1 कैसे होते हैं, ओके। नंबर 1 क्या करो, आप डेफिनेशन लिख लेना इस दोनों की, कि नॉर्मल सॉल्ट क्या होते हैं, विच डू नॉट हैव एनी रिप्लेसेबल OH आयंस और H आयंस, समझ गया बेटा? Also, we Yes. can say which are made by the इसके complete इसके neutralizing पास species. H प्लस और OH नेगेटिव नहीं रहते हैं, इसके पास H पॉजिटिव रहते हैं, इसके पास OH पॉजिटिव रहते हैं, समझ गए नेगेटिव। बात? ओके, सॉरी, हाँ हाँ OH सर। नेगेटिव रहते हैं, क्लियर है? ओके, जब यस सर। फॉर्मेशन करेंगे हम लोग तो रिएक्शन फॉर्मेशन में क्या हो जाएगा, लेट्स मैं आपके सामने रिएक्शन लिख रहा हूँ। NH4OH आपका एक बेस है, NH2SO4 ये आपका एसिड है। रिएक्शन करने के बाद क्या बनाएगा, NH4 4 ट्वाइस SO4 बनेगा, प्लस आपका H2O बनेगा। ये एक टाइप का हो गया नॉर्मल सॉल्ट। अगर एसिडिक सॉल्ट की बात करें, लेट्स सी, NaOH लिखा मैंने, फिर आपका H2SO4 लिखा, फिर NaOH रिएक्शन करने के बाद क्या बनेगा आपका NaHSO4, ओके, प्लस H2O, ओके। ना इस केस में क्या हो जाएगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड प्लस HNO3, रिएक्शन करने के बाद कॉपर CuNO3। OH NO3 प्लस H2। नाउ कैन यू टेल मी, यहाँ पर H देख के आप बता सकते हो एसिडिक सॉल्ट है, यहाँ पर आप OH देख के बता सकते हो ये बेसिक सॉल्ट है, यहाँ पर ना तो H है ना ही OH है, तो आप बोल सकते हो ये न्यूट्रल सॉल्ट है। आई बात समझ में? यस सर। ओके, क्लियर है? तो इस टाइप के दो तो मैंने बता दिए, बाकी अगर कुछ और दिखे आपको तो लिख लेना, अदरवाइज इसी को और अच्छे से लिख करके इसके सर एग्जाम्पल। NaCl किस में आता है? NaCl आपका न्यूट्रल सॉल्ट में आएगा, जो नॉर्मल सॉल्ट इसमें आएगा। जहां पर आपका H पॉजिटिव दिखे तो वो आपको बताना है कि वो एसिडिक है, और OH नेगेटिव दिखे तो बताना ये है, अदरवाइज सब जगह ये रखो, राइट? नॉर्मल सॉल्ट, क्लियर है? Yes, sir. ओके, तो ये चीज यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे मैं आपको बता देता हूँ पहले से। आपका चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डबल सॉल्ट करेंगे, मिक्स सॉल्ट करेंगे एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट करेंगे, एंड प्लस सॉल्ट के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे कि सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या होता है, मीन सॉल्ट का वाटर के साथ क्या रिएक्शन होता है एट डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन,
इसके बाद आपका चैप्टर ओवर हो जाएगा। इनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ मैं, इनके बारे में तो आपका 2 लाइंस लिखूंगा, 2 लाइंस इसके बारे में, 2 लाइंस इसके बारे में, 2 लाइंस इसके बारे में कम। फिर जो ये वाले सॉल्ट है, एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल सॉल्ट है, इन सॉल्ट के बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे बाद में। ओके, और आफ्टर दैट चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर आपका सीट डिस्कशन होगा। तो नेक्स्ट क्लास में बी प्रिपेयर विद सीट को सॉल्व करके लाना, और अपने डाउट्स को जो भी है इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट है सारे रेडी करके रखना। ओके, चैप्टर कंप्लीटेड है। मैक्सिमम 30 मिनट्स और 15 मिनट्स का आपका थ्योरी पार्ट रह गया। बाकी रिमेनिंग पार्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो भी सीट सॉल्व की है मैंने सेंड किया उसके क्वेश्चन सॉल्व करके आना आप लोग। ओके, डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट? यस सर। ओके, सो राइट नाउ हम लोग लेक्चर स्टॉप कर रहे हैं। इन केस कुछ डाउट हो तो मुझे बताओ। ओके, सो बाय बाय एवरीवन। यस सर। यस, बोलो। सर ऐसी कौन सी भी सॉल्ट है ना जो सब्लिमेबल है? सब्लिमेबल मींस, हाँ सब बिल्कुल है, क्यों नहीं है, बिल्कुल है, सर क्यों आप नहीं। एग्जांपल दे सकते हैं? सब्लिमेबल सॉल्ट का पहले ये बता कि सब्लिमेबल सॉल्ट किस तरीके से सब्लिमेबल पूछ रहा था। मतलब हीट करने के बाद डायरेक्ट सॉलिड से गैसियस फॉर्म में। बिल्कुल होता है ऐसा, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में, अमोनियम क्लोराइड होता है ना? या अमोनियम क्लोराइड। सर बट वो सॉल्ट नहीं है ना, वो एक कैम्फर है। अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट नहीं है? सर कैम्फर होता है ना अमोनियम क्लोराइड। अरे यार, कैम्फर क्या है? मैं बोलूँ अच्छा, जो हम लोग जो चाय पीते हैं ना वो दूध से नहीं बनी है, बस वो तो चाय है। जो आपका अमोनियम क्लोराइड है दैट मेड विथ NH4OH प्लस HCl, इन दोनों से करेंगे तो NH4Cl बनेगा प्लस H2 बनेगा। आया समझ में? एंड दैट इज कॉल्ड अमोनियम क्लोराइड। कैम्फर इसी से बनता है वो बात अलग है, बट ऐसा नहीं बोल सकते कि वो कैम्फर है, सॉल्ट नहीं है। सारी कैटेगरी आती तो अंडर सॉल्ट ही है ना। मैं बोलूंगा यस यस। नहीं, जो घर में नमक रखा वो तो नमक है, वो तो आयोडीन वाला नमक है, टाटा का नमक है, नहीं वो सॉल्ट नहीं है, NaCl नहीं है। ऐसे होगा क्या? नहीं। ओके, तो आता उसी के कैटेगरी में अंदर में है सारी चीजें, बट बहुत सारी चीजें हैं जो आपके सब्लिमिनल सॉल्ट हैं। ओके, जो भी डाउट है नेक्स्ट क्लास तक रेडी रखो, हम लोग नेक्स्ट में सब डिस्कस करेंगे। ओके, यस सर। थैंक यू सर। बाय सर। बाय हैव बाय, अ गुड डे। बाय बाय।